हम सब ने लक्ष्य बनाए हैं, बड़े बड़े सपने देखे हैं, और हम सब ने ये भी महसूस किया है कि उन सपनों और आज की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। सवाल ये है कि कुछ लोग उस खाई को पार कर जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अक्सर फोकस और अनुशासन जैसी भारी भरकम बातों में दिया जाता है। तो इन आइडियाज को और अच्छे से समझने के लिए हमने उठाई है थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड, और आज हम इसी के कमाल के सिद्धांतों में उतरेंगे। हमारा मिशन बस ये समझना है कि कैसे मंजिल की चिंता छोड़कर सिर्फ सफर पर ध्यान देना न सिर्फ हमें मंजिल तक पहुंचाता है, बल्कि दिमागी सुकून भी देता है। और ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम सब सुकून चाहते हैं, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी वो रिजल्ट ओरिएंटेड यानी नतीजों के पीछे भागने में निकल जाती है। हाँ। सोच लगातार एक तरह की बेचैनी और तनाव पैदा करती है। हर कोई फिनिश लाइन पर नजर गड़ाए हुए है और इस चक्कर में रेस का मजा ही नहीं ले पा रहा। सही कहा। ये किताब इसी सोच पर एक ब्रेक लगाती है और एक नया रास्ता दिखाती है, प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाने का। किसी भी काम में हड़बड़ी के बजाय पूरी तरह से डूब जाना और प्रक्रिया के हर छोटे से छोटे कदम को महसूस करना। चलिए इसी आइडिया को सबसे पहले खोलते हैं। प्रक्रिया बनाम परिणाम। किताब कहती है कि जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हम असल में भविष्य में जी रहे होते हैं। जब मैं वो कार खरीद लूंगा तब खुश होऊंगा, या जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। ये जब तब वाली सोच हमें आज से अभी से दूर ले जाती है। लेकिन जो लोग प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं उनका सारा ध्यान आज के एक कदम पर होता है, कल के फल पर नहीं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक परत है। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ मंजिल पर होता है तो हम अनजाने में एक खेल खेलने लगते हैं, दूसरों से तुलना का खेल। अच्छा। हम देखते हैं कि कौन हमसे आगे निकल गया, कौन तेजी से दौड़ रहा है। सोशल मीडिया तो इसे 1000 गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। और ये तुलना हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान प्रक्रिया पर लाते हैं, ये खेल ही खत्म हो जाता है। अब आपकी रेस किसी और से है ही नहीं, आपका एकमात्र मुकाबला खुद से है। क्या मैं आज कल वाले मैं से थोड़ा बेहतर हूँ? बस यही एक सवाल मायने रखता है। सही कहा। दूसरों से तुलना करना ही हमें वर्तमान से भटका देता है। और शायद यही इस किताब का अगला बड़ा आइडिया है कि अगर प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है तो हमें पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीखना होगा। हम सब जानते हैं कि ये कहना आसान है, पर करना कितना मुश्किल। हमारा दिमाग या तो गुजरे हुए कल की बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में। हाँ। और अगर इन दोनों से बच भी जाए तो फोन की नोटिफिकेशन तो है ही। बिल्कुल। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें लगातार इधर-उधर भटकाता रहता है। किताब इसे काबू में करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताती है। पहला और सबसे सरल तरीका है धीमे हो जाओ। किसी भी काम को धीरे और गहराई से करो। हम अक्सर काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश में रहते हैं, जैसे वो कोई बोझ हो। लेकिन जब हम धीरे धीरे पूरे ध्यान से कोई काम करते हैं तो हम उस काम में पूरी तरह उतर जाते हैं। गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और काम की क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा तरीका है सिंगल टास्किंग। आज के दौर में ये सुनना भी अजीब लगता है, जहां मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर की तरह देखा जाता है। हाँ, ये एक भ्रम है। किताब यही कहती है, जब हम एक साथ 4 काम करने की कोशिश करते हैं तो हम असल में कोई काम ठीक से नहीं कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग बस तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है। हाँ, और विज्ञान भी यही कहता है। हर बार जब हमारा दिमाग एक काम से दूसरे पर स्विच करता है तो एक कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट लगती है, यानी समय और मानसिक ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। बिल्कुल। सिंगल टास्किंग का मतलब है जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, उसका स्वाद महसूस कीजिए, फोन को दूर रख दीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ सुनिए। इससे न सिर्फ आपके काम की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि आपके रिश्ते भी गहरे होते हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब आप शांत माहौल में हो, लेकिन मान लीजिए कोई ऑफिस में है, एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले, और दिल जोर जोर से धड़क रहा है, दिमाग में 100 बुरे ख्याल आ रहे हैं। उस घबराहट के पल में क्या करें? किताब में एक 5 4 3 2 1 तकनीक का जिक्र है। क्या वो ऐसी स्थिति में काम कर सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यही वो पल है जहां इन तकनीकों की असली परीक्षा होती है। और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल काम करती है। शायद सबसे ज्यादा असरदार ही ऐसी स्थिति में होती है
देखिए, जब हम घबराते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। ओके। ये खतरे का सेंटर है। ये हमें लड़ो या भागो वाले मोड में डाल देता है, जहाँ सोचना समझना मुश्किल हो जाता है। 5 4 3 2 1 तकनीक इस मोड को तोड़ने का एक न्यूरोलॉजिकल हैक है। न्यूरोलॉजिकल हैक? ये दिलचस्प है, कैसे? जब आप रुककर अपने आसपास की 5 चीजों को देखने लगते हैं, 4 चीजों को छूते हैं, 3 आवाजें सुनते हैं, हम 2 चीजें सूंघते हैं और 1 चीज का स्वाद लेते हैं, तो आप अपने दिमाग को विचारों के जाल से निकालकर अपनी इंद्रियों पर, यानी अपनी बॉडी पर फोकस करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप अमिगडाला से कंट्रोल छीनकर दिमाग के उस हिस्से को दे देती हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। अरे वाह! ये आपको उस काल्पनिक खतरे से खींचकर, मतलब कि प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी, ठोस हकीकत में वापस ले आता है। आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं और आप वापस कंट्रोल में आ जाते हैं। ये तो दिमागी जिम्नास्टिक जैसा है। हाँ, एक तरह से। वाह! मतलब ये सिर्फ ध्यान लगाने का तरीका नहीं है, ये असल में अपने दिमाग की वायरिंग को रीरूट करने जैसा है। ठीक है, तो मान लिया कि हम प्रक्रिया पर ध्यान देना और वर्तमान में रहना सीख गए, लेकिन किसी भी सार्थक लक्ष्य में तो महीनों या सालों लग जाते हैं। यहीं पर धैर्य की जरूरत पड़ती है, जो शायद आज के दौर की सबसे दुर्लभ चीज है। बिल्कुल, और किताब इसी को प्रैक्टिसिंग माइंड का सार कहती है। महानता रातों रात नहीं मिलती, ये धैर्य और निरंतर अभ्यास का ही नतीजा है। किताब में थॉमस एडिसन का एक किस्सा है। जब वो लाइट बम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हजारों बार नाकाम हुए। हाँ, सुना है। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपको 10,000 बार फेल होकर कैसा लग रहा है? एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जो काम नहीं करते। ये मानसिकता ही सब कुछ बदल देती है। वो हर नाकामी को एक व्यक्तिगत हार की तरह नहीं देख रहे थे, बल्कि प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा, एक डेटा पॉइंट मान रहे थे। ठीक यही बात इसे किताब में इरादतन अभ्यास या इंटेंशनल प्रैक्टिस कहा गया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही काम को बार बार दोहराना नहीं है। आप 20 साल तक गलत तरीके से गिटार बजा सकते हैं और फिर भी अच्छा नहीं बजा पाएंगे। सही बात है। इरादतन अभ्यास का मतलब है सचेत रूप से, पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करना। बराबर। हर बार खुद से पूछना, पिछली बार क्या सही नहीं हुआ, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। ये सीखने की एक एक्टिव, जागृत प्रक्रिया है, ना कि एक मैकेनिकल दोहराव। लेकिन इस इरादतन अभ्यास के रास्ते में एक बहुत बड़ा दानव खड़ा है, टाल-मटोल, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर हम करते नहीं हैं। हम फोन स्क्रॉल करने लगते हैं या कोई आसान काम उठा लेते हैं। किताब इस बारे में क्या कहती है? क्या हम सब आलसी हैं? नहीं, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। किताब कहती है कि टालमटोल अक्सर आलस्य होता ही नहीं है। इसके पीछे छिपे होते हैं हमारे गहरे डर, मुख्य रूप से 2 डर। पहला, असफलता का डर। हमें लगता है कि अगर मैंने कोशिश की और मैं अच्छा नहीं कर पाया तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए हमारा दिमाग काम शुरू ही नहीं करने देता। और दूसरा, जो सुनने में अजीब लगेगा, वो है परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज को एकदम निखुट करने की चाह। अच्छा। हमें लगता है कि हम इसे उतने अच्छे से नहीं कर सकते जैसा ये होना चाहिए, इसलिए हम उसे कल पर टालते रहते हैं, एक ऐसे सही समय के इंतजार में जो कभी आता ही नहीं। तो टालमटोल एक तरह का आत्मरक्षा तंत्र है जो गलत दिशा में काम कर रहा है। वो हमें फेल होने के दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इस पर काबू कैसे पाया जाए? 2 बहुत शक्तिशाली नियम है। पहला, अपने लक्ष्य को बहुत छोटे छोटे मजाकिया लगने वाले हिस्सों में तोड़ दो। ओके। अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आज का लक्ष्य पूरी किताब लिखना नहीं है, एक चैप्टर लिखना भी नहीं है, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, या शायद सिर्फ एक वाक्य। जब पहला कदम इतना छोटा और आसान हो तो दिमाग को उसे टालने का बहाना ही नहीं मिलता। और दूसरा नियम है 1% का नियम। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन क्या ये वाकई में इतना असरदार है? ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे एक विशाल रूप ले लेता है। इसे ऐसे सोचिए, अगर आप एक हवाई जहाज में बैठी हैं जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, अगर पायलट उड़ान के ठीक बाद कोर्स में सिर्फ 1% का बदलाव करे तो आप मुंबई की जगह शायद अहमदाबाद या पुणे में उतरेंगी। अच्छा। शुरुआत में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लंबी दूरी में मंजिल पूरी तरह बदल जाती है। आपकी आदतें और रोज के छोटे छोटे सुधार बिल्कुल ऐसे ही हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना 1 साल के अंत में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। 37 गुना? वाह! ये छोटे निरंतर प्रयासों की ताकत है।
ठीक है, तो ये सारे टूल्स, धैर्य रखना, इरादतन अभ्यास करना, छोटे कदम उठाना, ये सब एक चीज़ पर निर्भर करते हैं कि जब आप असफल हों या जब आपका मन ना करे, तब आप कैसा सोचते हैं। यहीं पर मानसिकता की भूमिका आती है। बिल्कुल। इन सभी सिद्धांतों को आपस में जोड़ने वाला धागा है ग्रोथ माइंडसेट। ये विचार स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक का है, लेकिन ये इस किताब के दर्शन से पूरी तरह मेल खाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी काबिलियत और बुद्धिमत्ता पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए वो चुनौतियों से बचता है, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो ये उसकी काबिलियत पर एक दाग होगा। और ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान? ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि काबिलियत को मेहनत और सही रणनीतियों से विकसित किया जा सकता है। वो सोचता है, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। सही है। उसके लिए असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक फीडबैक है। वो चुनौतियों को गले लगाता है क्योंकि वो जानता है कि असली विकास मुश्किल कामों को करने से ही होता है। जब आपकी मानसिकता ऐसी हो तो निरंतरता बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर गलती एक सबक बन जाती है, हार नहीं। और ये सब करने के लिए, इन सभी चीजों को अमल में लाने के लिए एक और चीज की बहुत जरूरत है, आत्म जागरूकता। यानी अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देख पाना। ये समझना कि अरे मेरा मन भटक रहा है या मुझे ये काम शुरू करने में डर लग रहा है। सही कहा। आत्म जागरूकता एक तरह से आपका आंतरिक कंपास है। ये आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर है या नहीं। जब आप जानती हैं कि आपका ध्यान क्यों भटक रहा है या आप टालम टोल क्यों कर रही हैं, तभी तो आप 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक या छोटे कदम वाले नियम का इस्तेमाल कर पाएंगी। हाँ, बात तो सही है। बिना आत्म जागरूकता के हम अपनी आदतों के गुलाम बने रहते हैं। ये आपको अपने मन का ड्राइवर बनाती है, पैसेंजर नहीं। तो इन सभी बातों का सार क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो सबसे बड़ी सीख ये है कि अभ्यास करने का असली मकसद सिर्फ कोई नतीजा हासिल करना नहीं है। असली मकसद है अपनी सोच को बदलना, धैर्य को विकसित करना और प्रक्रिया के हर पल में जीना सीखना। किताब में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। एक माली की तरह बनो जो हर दिन पौधे को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, इस बात की चिंता किए बिना कि फल कब आएगा। वो जानता है कि अगर प्रक्रिया सही है तो फल अपने आप सही समय पर लगेंगे ही। और ये हमें बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। किताब हमें बताती है कि जब हम धैर्य और अनुशासन के साथ वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो मानसिक शांति और सफलता अपने आप मिल जाती है। तो क्या ये हो सकता है कि जिस परिणाम या मंजिल के पीछे हम सब भाग रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो या कोई पद हो, वो असल में हमें वो सुकून नहीं दे सकता जो हम खोज रहे हैं? क्या ये संभव है कि असली खजाना वो बाहरी सफलता नहीं, बल्कि वो आंतरिक शांति और केंद्रित मन है जो इस प्रक्रिया के दौरान विकसित होता है? शायद असली मंजिल सफर के अंत में नहीं, बल्कि सफर में ही है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।